नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत के चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आज के अगर चैप्टर में हम बात करें तो पूर्व मध्यकाल, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 650 तक के यानी गुप्त काल, हर्षवर्धन काल तक के जितने सारे प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर चुके हैं। और मध्यकाल में हम लोग यानी पूर्व मध्यकाल में हम लोग जो समय स्टार्ट होता है 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक, इसे हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। एक तो हो गया उत्तर भारत का और दूसरा वीडियो में हम लोग देख लेंगे आगे दक्षिण भारत का, जिसमें से चोल, पांड्य, चेर, इन सब टॉपिक्स के जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए इसमें, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास 750 ईस्वी से जो 1200 ईस्वी तक का समय है मुख्यतः माना जाता है। ये आपको बताना है उत्तर भारतीय के संदर्भ में इसे किस काल के नाम से जाना जाता है। इसे राजपूत काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? उस समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ जाती है कि सबसे पहले जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को। इसे आप ध्यान रखिए। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, ब्राह्मणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों जो परमार या चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ढिल्लिका, जिसका आधुनिक नाम क्या है? दिल्ली नगर की स्थापना की थी किसने? दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, तोमरों ने। किसने किया था? तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा दोस्त। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? इन चारों में से भारत में पहली बार आक्रमण किसने किया था? तो अरबों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। किसने लिखा था? चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। सूची एक में है प्रतिहार या परिहार। आप लोग कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, क्योंकि प्रतिहार और परिहार दोनों एक ही है। चंदेल, परमार, परमार को ही हम लोग पवार बोलते हैं। परमार का दूसरा नाम क्या है? पवार। और चालुक्य का दूसरा नाम क्या है? सोलंकी। इनकी राजधानी कहाँ पे थी? राजधानी कहाँ पे थी? चलिए हम लोग इसको सुमेलित करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें हम लोग प्रतिहार, प्रतिहार या परिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। चंदेल वंश की राजधानी खाजुराहो। परमार या पवार वंश की राजधानी कहाँ थी? धार। और लास्ट एक क्या बच गया? चालुक्य या सोलंकी, अनहिलवाड़ा। देखिए फ्रेंड, ऐसा ये सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन आपसे अगर आप जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कम पूछा जाएगा, मगर ऐसे प्रश्न लेने से हम लोग को फ़ायदा ये होता है कि एक साथ आपका 4 प्रश्न कवर हो जाते हैं। अगर आप कोई पीसीएस दे रहे हैं तो उसमें से सम्मिलित करने के लिए पूछ सकता है, या एक प्रश्न पूछेगा कि चंदेल या परमार या पवार की राजधानी कहाँ पे थी, तो आप इसको एक साथ अगर 4 कवर करते हैं तो आप
4 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, वह मंदिर कौन सा है? कौन सा है? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? आबू पर्वत। कहाँ पे है? आबू पर्वत पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खाजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर आप इसको एक बार ढंग से कवर कर लेते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, अगर आप प्राचीन भारत को देख लें, प्राचीन भारत पे हम लोग 7 या 8 वीडियो हम लोग किए हैं, यहाँ पे कवर किए हैं उसको, और 7-8 वीडियो में से सारे चैप्टर उसमें सम्मिलित हैं, जितने प्राचीन भारत के चैप्टर होते हैं। उन चैप्टर का अगर आप प्रत्येक वीडियो को ढंग से देख के और आप किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन को एनालिसिस करें, पीसीएस तक के, यूपीएससी को छोड़ के पीसीएस तक के किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को आप देखें, तो उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है प्राचीन भारत से। 90% आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। यकीन नहीं तो आप उसे देख कर देखें एक बार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? यह निर्माण का कार्यक्रम सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? किसने? ययाति केसरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इसमें से अगर दूसरा प्रश्न बनाएं कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन निकल गया। तो उस समय प्रश्न है कि उस समय वहाँ का शासक कौन था? जिस टाइम सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? मिताक्षरा के रचयिता कौन थे? विज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पैगोडा है कहाँ पे है? ये कोणार्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची को सूची रूप से सुमेलित कीजिए। ठीक है, जिसमें से एक तरफ क्या है? राजवंश का नाम दिया हुआ है और उसकी राजधानी कहाँ थी, ये देखना है। चलिए इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। सबसे पहला अगर राजवंश देखें तो चौहान या चहमान। कभी काल आपसे एग्जाम में चहमान शब्द भी दे सकता है, तो आप इसे कन्फ्यूज मत होना। दूसरा है गढ़वाल और राठौर। तीसरा है गुहिलौत या सिसोदिया। और लास्ट है कलचूरी या हाई। और उसकी राजधानी की बात करें तो अजमेर, कन्नौज, चित्तौड़, त्रिपुरी। इसे सुमेलित करना है। सबसे पहला अगर बात करें चौहान या चहमान वंश की राजधानी कहाँ थी? ये अजमेर थी। कहाँ थी? अजमेर। दूसरा है गढ़वाल या राठौर वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। ठीक है। तीसरा अगर बात करें गुहिलौत या सिसोदिया वंश की राजधानी, ये चित्तौड़ हो जाएगा। और लास्ट बच गया कलचूरी, ये त्रिपुरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड। कर्नल टाड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे आराम से टिक कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला भी है सुमेलित करने के लिए। एक तरफ आपका राजवंश दिया हुआ है और उसका राज्य क्षेत्र।
राजवंश की अगर हम लोग बात करें तो एक तरफ है चौहान, प्रतिहार, परमार, और लास्ट है डी यानी चालुक्य या सोलंकी। ठीक है। और इसका राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ था? एक तरफ है दिल्ली से अजमेर, दूसरा कन्नौज, मालवा, काठियावाड़। इसको अगर सम्मिलित करें हम लोग, थोड़ा नीचे कर दें, हाँ। सबसे पहला देखिए, चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? चौहान वंश की राजधानी है उसका राज क्षेत्र, राजधानी तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका राज क्षेत्र पूछ रहा है, तो राज क्षेत्र कहाँ है? ये दिल्ली से अजमेर। ठीक है। प्रतिहार ये कन्नौज हो जाएगा, परमार मालवा, और चालुक्य या सोलंकी ये आपका काठियावाड़ हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्त। आप लोग सोच रहे होंगे कि सम्मिलित करने वाला बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही टाइप से अगर हम यहाँ पे उसको क्वेश्चन को अगर हम टाइप करते हैं कि इस वंश की राजधानी कहाँ है, और उसी अनुसार इस वंश, फिर वो वंश या उसका राज क्षेत्र, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला था नहीं। ये क्वेश्चन का संख्या भी लंबा हो जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, और इसमें से फ़ायदा ये होगा कि आप इसे सम्मिलित करने वाले बहुत सारे एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, और ख़ासकर पीसीएस में अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आप इसे तब तो फिर आपको मतलब घबराने से कोई फ़ायदा ही नहीं। आप इसे पेशेंस रख के आप इसे आराम से कवर कर सकते हैं। देखिए दोस्त, सिंपल सी बात है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई भी एग्ज़ाम निकलने वाला ही नहीं। इसलिए पेशेंस रख के जितने सारे प्रश्न हैं, और वैसे भी इन सब प्रश्नों का डिमांड बहुत ज़्यादा है खासकर पीसीएस में, तो उसे आप कवर करें, और आप एक पेन और एक डायरी लेके बैठें या फिर एक पेज लेके बैठें। जो प्रश्न आपको पता है या फिर जो प्रश्न आपको नया सा लग रहा है उसे आप एक डायरी में नोट कर दें, या फिर वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी ये सम्मिलित करने के लिए सूची एक में राजवंश दिया हुआ है, जिसमें से चंदेल, कलचुरी, गढ़वाल या राठौर। दूसरा है गुलिहोत, उसका राजक्षेत्र कहाँ तक विस्तृत था? राजक्षेत्र की अगर बात किया जाए तो जोजाक, भुक्ति या बुंदेलखंड, चेदी, कन्नौज, मेवाड़। ठीक है। इसे हम लोग सम्मिलित करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें चंदेल, इसका राजक्षेत्र कहाँ तक था? तो बुंदेलखंड तक। कलचुरी, तो ऑप्शन नंबर सॉरी ये दूसरा हो जाएगा। गढ़वाल या राठौर का राजक्षेत्र कहाँ तक था? कन्नौज तक। और गुहिलोत ये मेवाड़ हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपका लूसेंट में मिलने वाला है नहीं। बहुत सारे प्रश्न लूसेंट में मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ लूसेंट में नहीं दिया हुआ है वो आपका यहाँ मिल जाएगा। दोनों को अगर आप एक साथ तैयार कर देते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। आप यकीन मानिए दोस्त, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भी सम्मिलित करने के लिए एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, उसके संस्थापक इम्पोर्टेंट है, ये आप इसे मिस न करें। चौहान है, परमार, चालुक्य या सोलंकी, और चंदेल। इसके संस्थापक का नाम बताना है, जिसमें से एक तरफ है वासुदेव, सियक, तीसरा है सियक द्वितीय या श्रीहर्ष, और चौथा है नन्नुक चंदेल। तो उसे सम्मिलित करना है। सबसे पहला अगर सम्मिलित करें हम लोग, इसे देखिए, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। परमार, सियक हो जाएगा। चालुक्य या सोलंकी, चालुक्य या सोलंकी के संस्थापक कौन? सियक या श्रीहर्ष। और लास्ट है चंदेल, तो नन्नुक चंदेल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। हरिकेली नाटक का रचयिता है? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही उत्तर दोस्त, चौहान शासक विग्रह राज। चतुर्थ, उसका दूसरा नाम क्या था? बिसल देव। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे देखें।
किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन की झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी पद्मानी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का पति का नाम क्या था? रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, या फिर विक्रमशिला के संस्थापक, ये पूछ सकता है, तो दोनों में से आप कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में से एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कंदरिया महादेव मंदिर, जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जो भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। कौन है वो? कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसने एक नए संवत की शुरुआत की थी? तो लक्ष्मण सेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार अगर आपसे पूछे तो कौन है? जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? क्वेश्चन में आप अगर ढंग से क्वेश्चन को भी अगर पढ़ लेना तो आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो जयदेव है। किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? वो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे देखिए, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कौन सा महाविहार है? सोमपुर। सोमपुर, ठीक है। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? देखिए, उत्तरी भारत में जो शैली प्रचलित है उसे नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दोनों का मिला जुला रूप क्या हो जाएगा? बेसर शैली, ठीक है। प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे कौन कौन से थे? चोल, पाल, प्रतिहार या राष्ट्रकूट? कौन थे? पाल थे, इसका उत्तर हो जाएगा पाल यानी दूसरा, प्रतिहार तीसरा, और ये राष्ट्रकूट चौथा। ये तीनों त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसने भारत पे कब आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ये उड़ीसा। कहाँ पे है जगन्नाथ मंदिर? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। आगे देखते हैं, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? पुरी में। किसके लिए समर्पित है वो? सूर्यदेव के लिए समर्पित है। तो उसके निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें, अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल कहाँ के संस्थापक थे? अजमेर के।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, अगर निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से जाना जाता है या फिर विख्यात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आप थोड़ा पेशेंस के साथ पूरा क्वेश्चन एक बार अगर आप देख लें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और फ़ायदा क्या, आपको सिंपल बात है, एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है। तो मेरे दोस्त वैसे क्वालिफाई नहीं होगा, आप इसको मेहनत करनी होती है, उसको थोड़ा पेशेंस के साथ इसको देखिए आप। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा अगर आप इसको धीरे धीरे कवर करते चले तो। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था। कौन था कविराज के नाम से विख्यात? भोज परमार। भोज परमार जो कविराज के नाम से विख्यात था। आगे देखिए, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं रामरांगन, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण या योग सूत्रवृत्ति, और चौथा है आयुर्वेद सर्वस्व। तो उसके द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन से हैं? भोज परमार के द्वारा ये चारों, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये चारों पुस्तकें भोज परमार के द्वारा ही रचित पुस्तकें हैं। आगे देखिए, समरांगन सूत्रधार का विषय क्या है? स्थापत्य शास्त्र से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उसकी मृत्यु से धारानगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराक्षित हो गए। अधधारा, निराधारा, निरावला, सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवगंते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? आपसे एग्जाम में या तो इसका संस्कृत वर्ड दे दे या फिर इसका हिंदी दे दे कि यह जो उक्ति है, यह पंक्ति है, किस शासक के संदर्भ में है। तो वो क्या हो जाएगा? भोज परमार, ऑप्शन नंबर ए, जिसे कविराज के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए दोस्त, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? पहला ऑप्शन है जयसिंह सिद्धराज, दूसरा है कुमारपाल, तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दरबार में से संरक्षण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? उसका नाम क्या है? भीम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? अजय दुर्ग का निर्माण कराया था किस शासक ने? धंगदेव। धंगदेव ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? कलचुरी संवत आपसे पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रैकुटक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक तहसल समाधर ने कल्पप्रुदम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? गोविंद चंद्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। किसके मध्य हुआ था ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, या फिर इसका आपसे एग्जाम में इससे पूछ सकता है, या फिर किसके किसके बीच हुआ था, या फिर इसमें इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैषध रचित व खंडन खंडवाद के रचयिता शीर्षहर्ष किस शासक के कवि थे? जयचंद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगर लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट में ये सब नहीं दिया हुआ है, लेकिन लूसेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत जल्द ही लूसेंट को हम लोग
अक्षरशः कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप एक बार लूसेंट को कवर कर लें, इसको कवर कर लें और करंट अफेयर को आप कवर कर लें। अगर पीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से मैथ्स बहुत कम पूछा जाता है, रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। आप पीसेस का कर रहे हैं तो उसमें से बहुत अच्छा मौका है कि आप लूसेंट को बिल्कुल कवर करें, और जो हम लोग टेस्ट सीरीज यहाँ पे कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज उसे कवर करें। आप यकीन मानिए दोस्त, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपके प्री एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ है ग्रंथकार और दूसरी तरफ ग्रंथ, यानी उसके रचनाकार और वह किस ग्रंथ से संबंधित है। ग्रंथकार यानी रचयिता सबकी बात करें तो एक तरफ कलहन दिया हुआ है, दूसरा बिलहन दिया हुआ है, तीसरा जैनक और डी नंबर है सामदेव। और ग्रंथ की बात करें यानी सूची दूसरा, राजतरंगिणी, विक्रमांक देव रचित, और सी यानी तीसरा पृथ्वी विजय, और लास्ट है ललित विग्रह राज। इसे सुमिलित करना है कि कौन किससे संबंधित है। ठीक है, सबसे पहला देखिए, अगर बात करें हम लोग कलहन, सबको पता ही है, राजतरंगिणी, बिलहन विक्रमांक देव रचित, और जैनक ये संबंधित है पृथ्वी विजय, और लास्ट है सामदेव ये ललित विग्रह राज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। एक साथ हम लोग 4 कवर कर लिए। अगर आपसे एग्जाम में किसी भी तरह से घुमा फिर किसी भी टाइप से पूछे, आप इसे प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। आगे देखिए, अगला है किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। प्रश्न है कहाँ पे, यानी कौन सी जगह पे अधिकार करने के लिए तीनों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कन्नौज के लिए ही उस पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी। वत्सराज ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ। आप यहाँ पे अगर वीडियो को बिल्कुल आप अगर एनालिसिस करके देख रहे हैं तो आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे कर रहे होंगे कि एक ही त्रिपक्षीय, मान लीजिए त्रिपक्षीय से जितने सारे प्रश्न का आयाम है हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करते चल रहे हैं। यानी एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है, किसी भी टाइप का वो प्रश्न कर दे। ठीक है, प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ। 8वीं सदी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया। प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किसने किया था, प्रतिहार ने, और अंत भी इसी ने किया है, प्रतिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण के प्रथम शक्ति थे, कौन थे। राष्ट्रकूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश का संस्थापक कौन था। गोपाल, क्या हो जाएगा ये, गोपाल, जो पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी। ये सारे प्रश्न पूछे गए दोस्त, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी। मुंगेर या मुदगिरी। अगर आप मुंगेर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, अगर आप आपसे एग्जाम में या फिर ऑप्शन में मुदगिरी दिख जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, आप इसे टिक कर दीजिए, दोनों एक ही है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था
राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मालखंड या मान्यखेत, ये दोनों हो जाएगा। दोनों एक ही नाम है, मालखंड या मान्यदेव। अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक मिले तो आप उसे टिक कीजिए, और दोनों मिल जाए तो अच्छी बात है, आप उसे आराम से टिक कर सकते हैं फिर। लेकिन दोनों में से किसी एक का नाम आपको जानना जरूरी है, हो सके तो आप दोनों से कवर कर लें। ठीक है, आगे देखिए, किस प्रतिहार शासक ने आदि वीरा की उपाधि धारण की? आदि वराह की उपाधि किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? किसने? मिहिर भोज ने आदि वीरा की उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कह के पुकारा? किसने? अलमसूदी ने। अलमसूदी एक विदेशी यात्री थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कह के पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को, प्रश्न आपसे पूछे कि कर्पूर मंजरी जो एक नाटक है उसके रचयिता कौन थे? राजशेखर हो जाएगा। को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? किसने दिया था? महेंद्र पाल प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार या द्वारपाल थे? प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? लक्ष्मण का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को आप अगर ध्यान से देखें या इसको आप याद कर लें, बंगाल में पाल वंश की स्थापना कब हुई थी? 750 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था? तो गोपाल ने किया था, जिन्हें क्या कहा गया? सामंती सरदारों ने चुना था। गोपाल को, जो पाल वंश के संस्थापक हैं, उन्हें किसने चुना था? सामंती सरदारों ने चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुवल ने उत्तरापथ स्वामी कहा? यानी उत्तरापथ का स्वामी कहा? किसने कहा था? धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए दोस्त, 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सुलेमान किस टाइप की यात्री था या फिर किस देश का वो विदेशी यात्री था, तो अरब का था वो, और उसने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? तो क्या हो जाएगा? पाल। पाल साम्राज्य को उसने रोहमा कहकर संबोधित किया। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? जिमूत वाहन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रामचरित की रचना किसने की? रामचरित की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संध्याकर नदी, संध्याकर नंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना दोस्त, रामचरित मानस की रचना तुलसीदास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए आप, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसने? सेन वंश के शासकों ने। पाल वंश के खत्म होने के बाद सेन वंश के शासकों ने बंगाल को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। अब बात आती है सेन वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनवाद का आरंभ किया? किसने?
बल्लाल सेन, आप इसका नाम ऐसे ही याद रख सकते हैं, बल्लाल देव जो बाहुबली में था, तो फिर ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्मृति ग्रंथ, दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? किसने? बल्लाल सेन ने। कौन कौन से रचना की इसने? दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी जिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? वो किस वंश की थी ये? लोहार वंश की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कायस्थों की एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। ओशनम स्मृति में कायस्थों की एक जाति के रूप में सबसे पहला उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें। एक तरफ है मंदिर निर्माण की शैली, जिसमें से नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। उत्तर भारत से संबंधित अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करें, ये एरिया नागर शैली, दूसरा यहाँ पे इस काल में ये क्या हो जाएगा? द्रविड़ शैली, और दोनों का मिला जुला रूप ये बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसका प्रसार क्षेत्र, उत्तर भारत में हिमालय से बिंद तक, यानी यहाँ से हिमालय से बिंद तक के क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है बिंद से कृष्णा तक के क्षेत्र, बिंद से कृष्णा तक के क्षेत्र, और तीसरा है कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक के क्षेत्र। तुम लोग मैप में ही इसका उत्तर क्या होगा आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नागर शैली का क्षेत्र उत्तर भारत से हिमालय से विंध्य तक, हिमालय से विंध्य तक हो गया ये। दूसरा है कृष्णा से, दूसरा बिंद से कृष्णा तक का जो क्षेत्र है वो बेसर शैली, ये क्षेत्र बेसर शैली, और द्रविड़ शैली यहाँ से लेके यानी कृष्णा से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक के क्षेत्र। आप इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है या यह कथन किसका है? अलबरूनी। ऑप्शन नंबर डी। आप कथन को एक दो बार पढ़ सकते हैं तो आप इसका नाम आराम से फिर आप इसको याद रख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन यूपीपीएससी में बहुत बार पूछा जाता है। आपसे सेंटेंस को दे दिया, वह किससे संबंधित है, किसने कहा था, को सम्मिलित करने के लिए, या फिर उसका नाम पूछ देता है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए, आगे है सम्मिलित करने के लिए, एक तरफ मंदिर जिसमें से लिंगराज कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। जगन्नाथ मंदिर ये पुरी में है। ये फिर क्या है? सूर्य मंदिर कोणार्क। इसके निर्माता कौन थे? प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है उसके निर्माणकर्ता कौन थे, या फिर जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है उसके रचयिता कौन थे। तो हम लोग इसको एक प्रश्न में ही सबको कवर कर लेंगे। चलिए सम्मिलित करते हैं। सबसे पहला अगर बात किया जाए, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है उसके निर्माता कौन थे? केसरी नरेश। दूसरा है जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है उसके निर्माता अनंत वर्मा चोडगंग, ठीक है। और लास्ट बच गया कौन सा एक है? सूर्य मंदिर, ये नरसिंह देव ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम, ठीक है। आगे देखिए, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? वो शैव धर्म से भी संबंधित है, वैष्णव से भी संबंधित है, और जैन धर्म से भी संबंधित है, यानी तीनों संप्रदाय शैव वैष्णव जैन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है
जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलता है? दिलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर ए। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय है का संस्थापक था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? गोपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, मढ़ौरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में मढ़ौरा का सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलहन की रास तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? रास तरंगिणी किसने लिखा था? कलहन ने। किसकी कृति है? कलहन की है। उसमें कुल कितने तरंग हैं? कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 8 तरंग हैं। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ मंदिर है चतुर्भुज या विष्णु मंदिर जो खाजुराहो में है, दूसरा कंदरिया महादेव मंदिर ये भी खाजुराहो में है, बिमल व सही मंदिर ये आबू दिलवाड़ा में है, या लास्ट है लून वसनी या देवरानी जेठानी मंदिर जो कहाँ पे है? आबू दिलवाड़ा में है। इसके निर्माता कौन थे? निर्माता कौन थे इसे सम्मिलित करना है। निर्माता की अगर बात किया जाए यशो वर्मा, धंग, बिमल सा वैश्य या फिर तेजपाल या वास्तुपाल। ठीक है, इसे हम लोग सम्मिलित करते हैं। सबसे पहला बात करें अगर विष्णु मंदिर, चतुर्भुज विष्णु मंदिर जो खाजुराहो में है, इसके निर्माता कौन थे? यशो वर्मा। दूसरा कंतरिया महादेव मंदिर ये किससे संबंधित है? धंग से संबंधित है। तीसरा बिमल व सही मंदिर जो आबू दिलवाड़ा में है ये किससे संबंधित है? बिमल सा वैश्य से। और लास्ट लुनब सनी ये तेजपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। सुमिलित करने के लिए सूची 1 में है मलेक्षनाथ का मंदिर। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कौन से मंदिर किस राज्य में है या फिर उसके रचयिता कौन थे। 64 योगिनी मंदिर, सी सूर्य मंदिर और चौमुख मंदिर ये कहाँ पे हैं? अमरकंटक, घोड़ाघाट जबलपुर, मढ़ौरा या पालिताना। इसे हम लोग सम्मिलित कर देते हैं। सबसे पहला अगर बात करें हम लोग मलेक्षनाथ मंदिर ये कहाँ पे है? अमरकंटक। 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर ये कहाँ हो जाएगा? जबलपुर या भेड़ाघाट। सूर्य मंदिर मढ़ौरा और लास्ट क्या है? चौमुख मंदिर ये पालिताना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बैरा करके पुकारा था? किसने? अलम सूदी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे? तो राजशेखर थे। को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? किसने दिया था? महेंद्र पाल प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे? लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें किसने चुना था? सामंती सरदारों ने चुना था। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, किस पाल शासक को गुजराती कवि शेडुअल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? किसने? धर्मपाल ने। तो हम लोग टोटल जितने सारे प्रश्न थे हम लोग कवर कर चुके हैं। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका पिछले वीडियो भी देख लें प्राचीन भारत, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है उसको आप
लाइक जरूर कर दें दोस्त, और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपका क्वेरीज हो, कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।